भजन भाव नहीं जानू रे, नाम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की जो बढ़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बैरन की मैं, मीठे मीठे बैरन की मैं, घर आई छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी, श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी, सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी, सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, अब क्या प्रभु जी भूल गए हो, दास की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ, नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ, दर्शन बिन तू नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ, दर्शन बिन तू नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित
जीवन पालूं रे राम तुम्हारे दर्शन के बिन पल में जीवन पालूं रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की डगरिया रामा रामा रटते रटते प्रीति रे उमरिया 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 रामा रामा रटते रटते प्रीति रे उमरिया। ललित कला संस्थान आगरा विश्वविद्यालय का बहुत पुराना संस्थान है और जो तबले पे एक छोटा सा बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा है वोकल म्यूजिक का सौम्य भारद्वाज अंकुश रावत मनोज जी और हमारे राज खेमचंद बिटिया में हमारी सबसे पहली बिटिया है खुशी झा बीच में आपने देखा दिव्यांशी भारद्वाज और ये समृद्धि सिंह गिटार पे माधव शर्मा जिनको राष्ट्रपति भवन में भी जाने का सौभाग्य विश्वविद्यालय की ओर से मिला था इसकी बहुत तारीफ की। तो समय को देखते हुए हमने कहा इसका सही उपयोग किया जाए सब लोग वेट कर रहे थे आप लोग यदि आज्ञा देंगे तो एक प्रस्तुति और हम कर सकते हैं तो मैं कहूँगा आप वो वाला गीत गाए क्योंकि जो बाहर से आए ये ब्रज का क्षेत्र है और यहाँ की मूल भाषा जो हमारे कन्हैया जी की भी थी ब्रज भाषा तो उसमें एक भजन बहुत सुंदर प्रस्तुति ये करते हैं जिससे वहाँ बहुत प्रभावित हुए थे माधव शर्मा। सभी को राधे राधे सभी को जय जय श्री राधे। तो एक सुंदर सा रसिया गाता हूँ मैं सभी के समक्ष और शायद होली आ रही है तो वो भी आप सभी सुनना चाहेंगे तो एक छोटी सी चीज है। कि जब घर सुन करी ता घेर लई करी जब घर सुन करी ता घेर लई करी शाम मोहे देख ऐसो जाल बिछायो है रोज करे मोहे तंग लेके ग्वाल बाल संग मार्ग में देख जाने बहुत ही सतायो है मटकी पे मटकी धरी माखन से मैंने भरी मटकी पे मटकी धरी माखन से मैंने भरी सर पे धरी मटकी कैसो देख हरे सायो है। तो ये जब की बात है जब गोपियां मटकियन में माखन लेकर बेचने जा रही थी ना तब हमारा कनुआ हमारा प्यारा कन्हैया उन मटकियन को फोड़ देता था और कहता था ये माखन मेरे लिए है और चाहे मैं ही खाऊंगा। और इतने परेशान होके वे सबरी गोपियां जसोदा मैया के पास पहुंच गई हैं वहां जाके वे क्या कह रही है रे मैया खाए ले तू माखन कन्हैया मेरो पाखन मोहे अति दुख है जाने माखन गिरायो है। तो आप सभी अगर तालियों से मेरा साथ देंगे तो बहुत आनंद आएगा। और ये क्या कह रही है माजा की गोपियां मेरी मट्टी की गेराई रसिया ने मेरी मट्टी की गेराई रसिया ने मन बसिया ने मन बसिया ने मेरी मट्टी की गेराई रसिया ने। हो गया तो और अभी जो टाइम है ना वो गेस्ट को आने के लिए तो अपने अभी गेस्ट कब आई 7:15 हो गए थे। क्या करवा रहे हैं? हेलो नमस्कार।
लाइव हटाए क्या? कॉन्टेक्ट में जुड़े हैं लोग वही हैं कि जो आए नहीं हैं उनको भी जोड़ देती हूँ। फीड पे नहीं जा रहा है ये। Excuse me? हरिओम। सर्वेभ्यः नमस्काराः। भाषा विज्ञान विभाग, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ एवं महामना मालवीय मिशन आगरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह शिक्षक उन्नयन कार्यक्रम, जिसे ज्ञान कुंभ का नाम दिया गया है, मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज महत सौभाग्य का विषय है कि 21 फरवरी यानी विश्व मातृ दिवस है और हमारे इस कार्यक्रम का प्रथम दिवस भी आज ही है। विशेष बात यह है कि मातृ दिवस पर हमारे मध्य में संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार मेनन जी हमारे मध्य हैं, जिनका हमें आज पाथेय प्राप्त होगा। भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तो संस्कृत और संस्कृति, इन दो विषयों को आधारभूत करके यह शिक्षक उन्नयन कार्यक्रम अगले 7 दिन चलने वाला है। मैं पुनः सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ठीक है। मुझे पता नहीं, मुझसे नेटवर्क मेरा नहीं है ना, शरदो
सुतरासो जतरा पितरो भवन्ते मानो मध्यारे विनिभता यदन्तो आदित्यौकादि श्रीरंसारि हमारे जन्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदित्यात् आदित्यं यौहौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधयः शान्तिः वनस्पतयः हरिः ओम् वन्दे वीणावादिनी वरदे मा वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे मा वरदे प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ भारत में हर दे वीणा वादिनी वर दे माँ वर दे पम गरे गरे रे गा 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 पम गम गरे रे मा 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 मन रे सनि ग पम ग पम गरे सा रे ग म प रे ग म प रे ग म प आठ अंग और के वंदन स्तर आठ अंग मय निर्जर कर सुवेद तम हर प्रकाश वर कल सुवेद तम हर प्रकाश वर जगमग जग कर दे माँ वर दे वीणा वादिनी वर दे माँ वर दे पम गम गरे रे गा 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 पम गम गरे रे मा 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 मदनी सारी ग पम ग पम गरे सा रे ग म प रे ग म प रे ग म प नवगति नवलय ताल चंद नव नवगति नवलय ताल चंद नव नवल कंठ नव जलद कंठ नव नवल कंठ नव जलद कंठ नव 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 के नव बेहद ब्रह्म को नव नव के नव बेहद ब्रह्म को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे माँ वर दे वर दे माँ वर दे वर दे माँ वर दे मंच परिचय। हमारे मध्य में आज जिनका पाठ्य हम सभी को प्राप्त होने वाला है, ऐसे श्री प्रोफेसर विजय कुमार मेनन जी, कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर का परिचय बहुत विस्तृत है। सर के आग्रह पर मैं संक्षिप्त में उनका परिचय दे रहा हूं। सर विगत 40 वर्षों से संस्कृत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा केरला में हुई है। शोध कार्य दिल्ली से राष्ट्रीय
संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, सर का शोध कार्य वहां से रहा है। सन 2000 से सर नागपुर में रामटेक स्थान पर कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न दायित्वों को निर्वहन करते रहे हैं, जिसमें सर रजिस्ट्रार, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर और उसके बाद में वर्तमान में मध्य प्रदेश में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को अलंकित कर रहे हैं। सर का मूल विषय संस्कृत व्याकरण है। मैं सर का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में आभासीय माध्यम से, वैसे तो सर प्रत्यक्ष रूप से सर को आना था, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रही, तो आभासीय माध्यम से हमारे मध्य में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी, अतिरिक्त महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार, हमारे मध्य में आभासीय माध्यम से उपस्थित हैं। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में हमारे ही विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी हमारे मध्य में हैं। मैं मैडम का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर जी हैं। मैं सर का भी बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की कुशल समन्वयक एवं भाषा विज्ञान विभाग की सहायकाचार्य डॉक्टर नीलम यादव जी, मैं मैडम का भी स्वागत करता हूं। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में कुछ विशिष्ट परिचय हैं। हमारे मध्य में महामना मालवीय मिशन के आगरा संभाग के सचिव आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी हैं। मैं भाई साहब का स्वागत करता हूं। हमारे संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जयसिंह नीरज सर, मैं सर का भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य में प्रोफेसर रणवीर सिंह जी हैं, मैं सर का भी स्वागत करता हूं। श्री हेमेंद्र द्विवेदी जी, सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर राकेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर विनीता मैडम और हमारे मध्य में प्रोफेसर अरशद सर, मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे अगले सत्र की जो मुख्य वक्त्री हैं, ऐसी आदरणीय बीना सेंगर जी, वह भी हमारे मध्य में विराजमान हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें अगले सत्र में मिलेगा। तो मैं मैडम का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात मैं संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर जी से अनुरोध करूंगा। हाँ, स्वागत की बात हाँ, तो स्वागत गीत के लिए ललित कला संस्थान के छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा, और सर भी हैं, कि स्वागत गीत के द्वारा सभी का स्वागत करें।
कहा जाता है कि राष्ट्र प्रथम, तो देशभक्ति का एक गीत दैत कला संस्थान के संगीत विभाग के छात्र छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हैं नाम की माला। हरिओम, 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ और कृष्ण कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। कहीं पलकों डुबाए, से कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम, 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 हरिओम। एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब मैं अपने अतिथियों के स्वागत के लिए संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रदीप श्रीधर सर से निवेदन करता हूं कि वह हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर विजय मेनन सर का उत्तरीय एवं प्रशस्ति चिन्ह देकर स्वागत करें।
धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षा एवं विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय आशु रानी जी के स्वागत के लिए इस कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर नीलम यादव जी और सह समन्वयक शालिनी जी से अनुरोध करूंगा कि वह उत्तरीय एवं स्मृति चिन्ह देकर मैडम का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर जी से निवेदन करूंगा कि वह स्वागत वक्तव्य के द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। यद्यपि हमारे जो अतिथिगण हैं उनका स्वागत गौरव जी स्वयं कर चुके हैं, फिर भी जैसा कि आपको अवगत है कि ये 7 दिन का शिक्षक उन्नयन कार्यक्रम, जिसे ज्ञान कुंभ का नाम दिया है नीलम जी ने, इस ज्ञान कुंभ में पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय मेनन सर उज्जैन से पधारे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, अपने विषय के प्रकांड विद्वान हैं। अभी मैं लगभग आधे घंटे से सर के संपर्क में था, तो अपनी भाषा के प्रति आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी है। जो भी फोन सर के पास आ रहे थे और जिनसे भी ये बात कर रहे थे, तो केवल और केवल संस्कृत में वार्तालाप हो रहा था। तो ऐसे परम विद्वान मेनन सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर हमारे इस विश्वविद्यालय में। माननीय कुलपति जी प्रोफेसर आशु रानी जी, जिनके सत्प्रेरणा और जिनकी मार्गदर्शन के माध्यम से हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं, और उनकी प्रेरणा से ही हमको ये उत्साह प्राप्त होता है कि हम अलग अलग तरीके से कोई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करें, कोई कार्यशाला करें, अलग अलग विषयों पर का चयन करें, और वे बड़े उत्साह से हमारी बातों को सुनती हैं और हमें प्रेरणा देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। ऐसी परम विदुषी प्रोफेसर आशु रानी जी का भी इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। राकेश जी मदन मोहन मालवीय मिशन से पधारे हैं, आगरा संभाग के। आप हमारे मध्य हैं और कार्यक्रम जो हो रहा है 7 दिन का, उस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही साथ जो सभागार में उपस्थित हैं, हमारे पूर्व निदेशक हैं प्रोफेसर जयसिंह मीरा साहब हैं, समाज विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर अर्शद जी हैं, प्रोफेसर नीता जी हैं, हमारे शिक्षक बंधु हैं रणवीर जी हैं, अन्य जो अतिथिगण हैं, और संस्कृत भारती के प्रचारक महोदय भी हमारे मध्य बैठे हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त सभी शिक्षक बंधु और प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात 2 मिनट में अभी कह दूं मैं, उसके बाद फिर मैं बड़े लोगों को सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं दोबारा बोल पाऊँ। तो ये ज्ञान कुंभ है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बड़ी समृद्ध और बहुत गौरवशाली विरासत रही है, आप लोग जानते हैं, और लगभग सभी विषयों में ये व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है। जब हम मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो आज भी मेडिकल साइंस के बच्चों को फादर ऑफ सर्जरी के रूप में सुश्रुत का नाम आता है, और सुश्रुत ने किस प्रकार से शल्य चिकित्सा की थी उस समय ईसा से 800 वर्ष पहले, वो सब बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। जब हम पुष्पक विमान की बात करते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी का विषय आता है। जब संजीवनी बूटी की बात करते हैं तो आयुर्वेद कितना उन्नत था, ज्योतिष कितना उन्नत था, वास्तु कितनी उन्नत थी, हमने काल गणनाएं कितनी कर ली थी पहले, हजारों साल पहले करके बैठे, जिनको आज लोग समझ रहे हैं अभी। तो ऐसी जो हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा का ये महाकुंभ है, और इस महाकुंभ में आने वाले 7 दिनों तक हम सभी अवगाहन करेंगे, जो चिंतन मनन करेंगे, जिज्ञासु हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, और अवगाहन करके जो ज्ञान के मोती निकाल के लाएंगे, वे हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारा युवा वर्ग है, उसके लिए एक
मार्गदर्शक सिद्ध होंगे, उसके लिए पाथेय उन्हें प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वैसे सर ने स्वागत वक्तव्य में कह दिया है, मैंने पुनः परिचय करा देता हूँ। हमारे मध्य में संस्कृत भारती ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री डॉक्टर गौरव नायक जी हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के प्रास्ताविक के लिए मैं कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर नीलम यादव जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम की जो एक रूपरेखा है, जो उद्देश्य है, उसके लिए आप आएं और अपना विषय रखें। नमस्कार आप सभी को। सर्वप्रथम मैं मंचासीन एवं ऑनलाइन जुड़े अपने अतिथियों का स्वागत करती हूँ और इस ज्ञान कुंभ की जो प्रेरणा स्रोत है, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी मैम का भी स्वागत करती हूँ एवं सभागार में उपस्थित जितने भी ऑनलाइन लगभग 80 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ एवं ऑफलाइन मोड में जितने हमारे यहाँ प्रतिभागी बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। ये हमारे जो भी प्रतिभागी होते हैं किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए निर्णायक सिद्ध होते हैं और इनकी प्रतिभागिता ही किसी कार्यक्रम की सफलता और असफलता को निर्धारित करती है। तो दिल से हम सभी का मैं स्वागत करती हूँ कि 7 दिन हमारे साथ बने रहेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और हमने जानबूझ के इस तिथि के इस दिनांक को चुना था 21 फरवरी 2025 ताकि हम मातृभाषा दिवस के दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। तो आज साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि भाषा विज्ञान विभाग डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा सभी को अपनी मातृभाषा के संरक्षण हेतु प्रेरित करता है कि अपने घर परिवार में अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देकर इसे संरक्षित करें। आगे भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है और उनके समाजोपयोगी उन्हें बनाना है। यह परंपरा प्रज्ञा का प्रतीक है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, लौकिक, परलौकिक, कर्म, धर्म, भोग, त्याग का एक अद्भुत समन्वय है और भारतीय ज्ञान परंपरा के जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं वो यह कि यह परंपरा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और विश्व शांति के सिद्धांतों को स्वीकार करती है। यह परंपरा मनुष्य की आंतरिक शांति, मन की भावनाओं को नियंत्रण में रखती है। यह परंपरा स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, प्रकृति, पर्यावरण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। यह परंपरा हिंसा और कलह से पीड़ित विश्व मानवता को राह दिखाने की शक्ति रखती है। इन्हीं समस्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान कुंभ के आयोजन का उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विचारों और अनुप्रयोगों की प्राचीन अंतर्दृष्टि आपके समक्ष रखना है, जहां ज्ञान की विभिन्न धाराओं का संगम एक ही स्थान पर होना सुनिश्चित हुआ है और यह करने का प्रयास किया गया है। मुझे आशा है कि यह प्रयास आप सभी के सहयोग से सार्थक सिद्ध होगा और हम सभी यहाँ पर 7 दिन तक अपने भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार मंथन करते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो सर, यूट्यूब पर नहीं है, गूगल मीट पे है, मैंने लिंक सेंड किया है, देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनके मार्गदर्शन के लिए हम सभी लोग यहाँ समय से उपस्थित हुए हैं, ऐसे आदरणीय श्री प्रोफेसर विजय मेनन जी जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में हैं, मैं सर से अनुरोध करूंगा कि अपने वक्तव्य के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर विजय मेनन जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालयस्य के मुंशी हिंदी तथा
भाषा विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित ज्ञानकुम्भ कार्यक्रमस्य उद्घाटनसत्रे अधिमञ्चं विराजमानाः एतस्य विश्वविद्यालयस्य परमादरणीयाः कुलपतयः आदरणीयाः डॉक्टर आशुराणी महोदयाः एवं अधिमञ्चं विराजमानाः एतस्य विद्यापीठस्य निर्देशकाः आचार्याः प्रदीप महोदयाः श्रीधर महोदयाः एवं एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजिका नीलम यादव महोदया एतस्य सञ्चालकः गौरव गौतमः अन्ये इतरे आचार्याः मञ्चे विराजमानाः राकेश शुक्ला महोदयाः मम पुरतः उपविष्टाः प्राध्यापकाः मम प्रियछात्राः सर्वेभ्यः एतस्य कार्यक्रमस्य शुभकामनाः अन्ताराष्ट्रीय मातृभाषा दिवसस्य अभिनन्दनानि शुभकामनाश्च। सो अभी आप थोड़ा आपके श्वास को छोड़ खुला बैठिएगा क्योंकि मैं थोड़ा मेरे टूटा फूटा हिंदी में आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। मेरी मातृभाषा मलयालम है और साथ साथ समतुल्य संस्कृत भी है। आज के दिन में आप मेरे को पूछेंगे आप कौन सी भाषा में बोलना, मुझे अत्यंत सरल है पूछा तो मैं संस्कृत में बोलना मुझे अत्यंत सरल है, परंतु अभी आपको भी मुझे मानना है। तो मुझे आज के ये सभी का एक फिजियोथेरापिस्ट जो आपने सुना होगा, फिजियोथेरापी करने वाले लोग हैं, मेरे भी कुछ मित्र लोग हैं, मैं उनसे पूछा आपके पास ज्यादातर कौन से प्रकार के बीमारी वाले लोग आता है पूछा, तो बहुत सारे लोग एक ही बीमारी ज्यादा होता है, सर्विकल प्रॉब्लम। ये सर्विकल प्रॉब्लम का एक ही कारण होता है, ये मोबाइल फोन में हम देखते बैठते हैं। मैं मंच से देख रहा था कि ऑलमोस्ट आपके सिर नीचे है, तो आप ऐसे दिन भर बैठे रहे तो क्या होने वाला है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। भविष्य में आपका चेहरा तो ऐसे उतरेगा ही नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चों, मुझे आपको एक परीक्षा दे रहा हूं, ये मेरा टेस्ट है आपके लिए। आप कितने देर मोबाइल फोन पॉकेट में रखकर बैठ सकते हैं? आप थोड़ा प्लीज मेरा निवेदन सुनिए। आप अपने मोबाइल फोन थोड़ा फोटो लिया ना आपने, हो गया, नहीं तो मैं आपके साथ फोटो ले लूंगा बाद में भी, बहुत समय है हमारे पास, कोई इश्यू नहीं है। सो प्लीज आप यू कीप योर मोबाइल फोन इन योर बैग्स और पॉकेट्स और एनीथिंग प्लीज। ये मेरा आपसे, नहीं तो इतने दूर से मैं इधर आकर ये घंटा भी छोप करके क्या मतलब है, कोई प्रयोजन उसका नहीं होगा। सो आप कभी कभी कुछ जबरदस्ती भी बिठाया हुआ भी होगा, ये नहीं है, हमें तो झेलना ही है, कैमरा ना वो कनेक्ट है ना। तो थोड़ी देर में आपके कुलपति भी बैठे हैं, तो आपको बीच में तो इधर से कोई आवागमन का कोई मेरे फोन का कैमरा गुंजाइश ही नहीं है। तो अभी सहन करेंगे आनंद से, मजा आएगा। सो ठीक है, तो अब होता है तो थोड़ा मोबाइल फोन बाजू में रखिए। ये मेरा देख लीजिए, ये बहुत बड़ा एक विषय है, हम चर्चा करने को जा रहे हैं 7 दिन, तो इसका शायद मुझे श्री गणेश है मेरे द्वारा, ट्राइपॉड नहीं है, तो एक अच्छा एक विषय है, मुझे बता देते मैं ले आती मेरे की पास। चर्चा करने का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, विज्ञान, भारत की विज्ञान परंपरा, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भारत के ज्ञान विज्ञान परंपरा उस पे गूगल पे चल जो रहा है वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हम इन दिनों में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें ज्ञान परंपरा के बारे में चर्चा करते हैं तो ज्यादा मतभेद नहीं होता है, परंतु उसके बीच में एक शब्द आ रहा है विज्ञान परंपरा जो आता है, तो ये विज्ञान परंपरा भारत की विज्ञान, ये तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आज के पीढ़ी में जो होता है, क्योंकि पिछले 200-250 साल से हमारे ये जो विज्ञान की जो परंपरा होती है और उसका जो भारतीय जो आधार है और ये विज्ञान को आगे लेकर जाने वाली जो भाषा है वो संस्कृत है, वो भाषा के जो ब्लैकआउट जो बोलते हैं, तमस्करण जो करने का जो प्रयास हो गया, तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो क्या हो गया कि संस्कृत थोड़ा दूर में हो गया। संस्कृत दूर में होने की वजह से ये ज्ञान और ये विज्ञान के जो लोगों से थोड़ा दूर होने की जो स्थिति बन चुकी है, तो इसलिए भारत में भारतीय विज्ञान जब बोलेंगे तब थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। इसका कारण क्वेश्चन मार्क करने वालों का नहीं है,
इसका कारण तो है वो परंपरा से हमारे ऊपर जो शासन हुआ, जो अनुशासन हुआ, जो संप्रदाय हुआ, वो संप्रदाय से हम थोड़ा दूर गए। तो इसलिए हमें एक ही है, भारत एक धर्म दृष्टिमूल देश है, इसमें कोई मतभेद नहीं होता है। धार्मिक है, हम धार्मिक है, हम धार्मिक वृत्ति वाले लोग हैं, परंतु धर्म का डेफिनेशन क्या होता है, यह बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। धर्म मतलब का क्या होता है? तो धर्म के डेफिनेशन पहले एक बार देखा तो हमारे विज्ञान के परंपरा के मूल अंश तो हम उसमें भी देख सकते हैं। एक कणाद करके ऋषि है, आपने नहीं सुना होगा, कोई गलती नहीं है। कणाद करके ऋषि है, कणाद ऋषि है वो वैशेषिक दर्शन का जो सिद्धांत, मूल सिद्धांत जो किया हुआ ऋषि है। तो उनका एक सूत्र होता है यतः, मैं संस्कृत बोलूंगा, परंतु मैं संस्कृत बोलने के बाद उसका अर्थ भी आपको बता दूंगा। यतः अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्मः, एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र, माने अब आधुनिक भाषा में फॉर्मूला बोलिए तो एक ऐसा है कि जिससे अभ्युदय और निश्रेय ये दोनों होता है उसको धर्म बोलता है। यतः अभ्युदय निश्रेय सिद्धि। अभी आप मेरे को पूछेंगे सर ये दो कठिन शब्द आपने रखा सामने, एक तो अभ्युदय और दूसरा जो बोला निश्रेयस। तो ये बहुत बड़ा शब्द नहीं है। अभ्युदय मतलब आपके भौतिक समृद्धि, इसको अभ्युदय बोलते हैं। अर्थात आपके पास जो मैंने पहले बात किया, आपके पास मोबाइल फोन्स है, आपके पास और अलग प्रकार के डिवाइसेस है, और आपके पास अच्छे रहने की व्यवस्था है, आपके घर में एसी है, अथवा जो कुछ भी व्यवस्था है चलने के लिए, ये सब अभ्युदय में आता है। ये इसका प्राप्ति हो जाता है, वो धर्म है जिससे। और दूसरा जो है आध्यात्मिक समृद्धि अर्थात निश्रेयस। निश्रेयस माने अपने आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक आनंद, चिर आनंद, निश्रेयस बोलते हैं इसको। मोक्ष अलग अलग नाम से बताया जाता है। तो इसको ये भी जिससे प्राप्त होता है इसको भी धर्म बोलता है। तो धर्म का दो चक्र होता है, एक अभ्युदय है और दूसरा निश्रेयस है। अब देख लीजिएगा ये ऋषि मुनियों ने हमारे भारतीय चिंतन के एक बेस बनाकर रखा है, धर्म के आधार। तो इसमें से यह पता चलता है हम कभी वैज्ञानिक दृष्टि से और भौतिक विकास की दृष्टि में हम कभी पीछे नहीं थे। इसलिए आचार्यों ने अभ्युदय का भी बोला, निश्रेयस का भी बोला, दो भी विवरण उसमें किया गया है। तो मेरा यह कहना है कि भारत के ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, ये परंपरा कभी भी विज्ञान से परांगमुख नहीं रहे, माने वो विज्ञान के दृष्टि से ही रहा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये सूत्र मैं आपके सामने रखा। अभी हम एक दूसरे विषय में चर्चा करेंगे। मैडम आप आधा घंटा होने के बाद मुझे एक बार अलर्ट कीजिएगा। दूसरा जो पार्ट होता है, आपको मैंने दूसरा भी एक बात बताने को चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टि का कुछ उदाहरण मैं आपको बताने को चाहता हूं। कैसे हमारे ऋषि मुनियों के जो पहले परंपरा से जब हम आगे अब देख लीजिएगा, आपको ये तो पता है कि हमारे पहले जो लिटरेचर है, माने अपने पहले जो वांग्मय है, ये पहले वांग्मय जो बताया जाता है ये तो वेद है। जब वेद का जो इधर वेद हुआ तो आप समझ लेना, ये तो इसका एक कालखंड के जो गणना हम करते हैं तो मिनिमम आज के दिन से, अभी हमने 2025 में जो है 2025 को इधर रखिए, उसके पीछे का मिनिमम 10,000 ईयर्स, माने 5 to 10,000 ईयर्स अब बैक जाइएगा। तो वो उतना भी आप मानने को तैयार नहीं है, तो मैं बोल रहा हूं मिनिमम तो आप 5,000 ईयर्स बैक जाइएगा, तो 7,000 ईयर्स बैक फ्रॉम करंट एरा। तो आप देख लीजिएगा उस कालखंड में वेद का जो निर्माण हुआ बोलते हैं। वेद माने ज्ञान है, वेद शब्द का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। विद ज्ञाने करके जो धातु है, रूट है, वो रूट से वो शब्द उत्पन्न होता है, ज्ञान होता है। अब देख लीजिएगा, आपने टीवी देखते होंगे, पुराने जो पीढ़ी हमारे सामने जो बैठे हैं उनको पता होगा, भारत एक खोज करके टीवी में एक सीरियल आता था, आपने सुना होगा। ये जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ के आधार पर जो किया हुआ एक टीवी सीरियल होता था। उसके स्टार्टिंग में एक मंत्र से वो शुरू हो जाता, नासदासी तदासी तदानी करके। ये आज के पीढ़ी बच्चे तो सुने नहीं होंगे, ये तो आप कभी तब तो आप तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, ये जब टीवी में जब होता होगा। तो
सृष्टि के पहले क्या है करके जो बताया जाता है, पहले वो उसका नासदीय सूक्त बोलते हैं। अब देख लीजिएगा ये सृष्टि जो रहता है, ये सृष्टि के पीछे क्या होगा, ये सृष्टि के पीछे का रहस्य क्या होता है, ये सृष्टि कैसे हुई है, ये इसके बारे में कौन सा मंत्र में बताते हैं कि नासदीय सूक्त करके जो है, ये ऋग्वेद के जो सूक्त है, ये सूक्त में पूरे सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि कैसे हुआ, सृष्टि के कारण क्या है, सृष्टि का रहस्य क्या है, ये पूरा जो नासदीय सूक्त करके जो सूक्त में बताया जाता है। अब देख लीजिएगा, ये तो आज के दिन से मिनिमम 8000 साल पहले के बात में बोल रहा हूं। तो हमारे वैज्ञानिक दृष्टि कैसे होता था, केवल मोक्ष के मार्ग में हम बात करते थे, तो सृष्टि के पहले क्या होता था इसका चिंतन करने का क्या जरूरत था हमारे ऋषि मुनियों का। तो नंबर 1 माने प्रपंच कैसे उत्पन्न हुआ, ये प्रपंच के सृष्टि के पहले का कारण क्या होता था, ये तो ऋग्वेद के मुनि अपने दृष्टि से उन्होंने विवरण करने का प्रयास कर रहे, तो एक इशारा है ये। और आप थोड़ा इधर आ जाइएगा, उसके भी बाद जब आ जाएंगे तो ये प्रपंच के स्थूल प्रपंच के जो परिणाम होता है, ये स्थूल प्रपंच कैसे विकसित हो रहा है, इसके बारे में मुनि चर्चा कर रहे हैं। एक सूक्त फिर आ जाता है हिरण्यगर्भ सूक्त करके, अब नोट करके जब कभी भी मौका मिलता है इसका ट्रांसलेशन मिलता है, अब पढ़िएगा। हिरण्यगर्भ सूक्त करके एक आता है। ये हिरण्यगर्भ सूक्त जो है विस्तार के बारे में बात करते हैं, प्रपंच के विस्तार के बारे में, पहले प्रपंच के सृष्टि के बारे में जब बात करते हैं, देन हिरण्यगर्भ सूक्त तो विस्तार के बात करते हैं। अब उसके बाद भी अब आ जाएंगे तो आगे जाएंगे अपने सोसाइटी के बारे में, सोशल साइंस जो बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान जो बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये भी विज्ञान का ही पार्ट होता है। पुरुष सूक्त करके होता है, पुरुष सूक्त करके एक सूक्त होता है। ये तो सोशल साइंस के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। अब देख लीजिएगा, वेद करके जो रहता है, वेद वांग्मय जो रहता है, तो वेद वांग्मय के वैज्ञानिक दृष्टि कैसे होता है, प्रपंच के सृष्टि के पहले के बात करते हैं, प्रपंच के विस्तार के बारे में करते हैं, और सामाजिक विज्ञान के बारे में जब करते हैं, तो ये पूरे विवरण जो करने के बाद अब वेद के थोड़ा आगे आ जाता है, तो मैं 2 उपनिषदों के बात आपके सामने रखने को चाहता हूं। एक उपनिषद भी वेद वांग्मय के ही पार्ट है। सब ऑल दीज थिंग्स आर बिफोर 6000, 7000, 8000 years बैक। आप समझ लीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये मानना नहीं मानना आपकी इच्छा, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, परंतु मैं संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति करके मैं ये दृष्टि आपके सामने रखने को चाहता हूं। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं संस्कृत का व्याकरण का प्राध्यापक हूं। ये उपनिषद है, भ्रूणोपनिषद करके है, उपनिषद का नाम है भ्रूणोपनिषद। ये उपनिषद कहता है कि जो गर्भावस्था में भ्रूण के जो उत्पत्ति से प्रसूति तक जो विकास होता है, ये इसके बारे में चर्चा करने वाले एक उपनिषद है। उपनिषदों का कालखंड भी वेद के नजदीकी आता है। तो भ्रूणोपनिषद इसके बारे में जब चर्चा करते हैं, तो और आप दूसरा एक बता दीजिए, दूसरा भी एक उपनिषद होता है, वो उपनिषद का नाम होता है सुबलोपनिषद करके एक उपनिषद होता है। सुबलोपनिषद करके, सुबल उपनिषद माने भ्रूणोपनिषद भ्रूण के बारे में करते हैं, तो सुबलोपनिषद प्रपंच विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, प्रपंच विज्ञान के आधार के बारे में, पूरा उसके रहस्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये को मैंने एक थोड़ा सा 4-5 उदाहरण ही बताया आपके सामने, तो ऐसे सैकड़ों मंत्र, सैकड़ों विषय जो है, ये इसके बारे में अलग अलग प्रकार के जो चर्चा करते हैं। तो हम इसको थोड़ा ऐसे देख लेंगे कि आपको मैंने ये बताने को चाहता, वेदों में वेद और वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तक का जो पार्ट होता है, मुख्यतः इन्होंने 3 प्रकार के विषयों में चर्चा किया है। ये आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं। 3 प्रकार के जो चर्चा करने का विषय भी मैं आपके सामने बता दूंगा कि एक तो सांस्कृतिक और सामाजिक, कल्चरल एंड सोशल विषयों के बारे में इन्होंने बात किया है। मैंने मुख्यतः 3 प्रकार को इसमें बांट सकता है। इसमें आप देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा जो योगदान होता है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारे अवधारणा है। आप देख लेंगे अभी G20 हुआ, तो G20 हुआ तो हमने सामने रखा
एक ही हमारा ध्येय वाक्य तो हमने रखा, वो था वसुधैव कुटुंबकम। ये सामाजिक दृष्टि है। सत्यम वद धर्मम चरा तेन पिक्तेन भुंजीथा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये सब जो देखिए ये तो कहने के लिए नहीं, करने के लिए था। तो ये सामाजिक सोशल साइंस का पार्ट है। ये सब अपने को समाज को हमारे दृष्टि कैसे होना चाहिए। ये आज के जो रील्स का जो युग है ना, ये रील्स के युग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि समाज को आपके कैसे देखना है, ये दृष्टि को बहुत बदला देता है। अब कल का जो परसों का सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो एक प्रस्ताव है, आपने पेपर में पढ़ा होगा, ये यूट्यूबर्स के बारे में, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कल का ये बहुत बड़ा, आप तो बहुत ये यूट्यूब वगैरह जो है ना, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आज के दिन में ये होता है, घर में चोर नहीं आने के लिए हम दरवाजा बंद कर सकता है, गेट बंद कर सकता है, सीसीटीवी लगा सकता है, वॉचमैन को लगा सकता है, परंतु आपको प्रभावित करने वाले जो विचार रहता है, नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए हमारे पास कोई भी प्रकार का आज के दिन में शस्त्र नहीं है। मेडिटेशन। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स माने क्या होता है? इन्फ्लुएंस माने प्रभाव है। इन्फ्लुएंसर माने आपको प्रभावित करने वाले। तो आपको कैसे वो प्रभावित करे, आपको समाज के और आपके दृष्टि कैसे होना चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये देख लीजिएगा। तो सबसे आज के दिन में एक महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों का जो एक बात होता है, वो आपका जो ज्ञान कुंभ का विषय मुझे लग रहा है कि वो एक पार्ट होता है, परंतु दूसरा तो साइंस और टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूं। दूसरा एक पार्ट होता है वेदों के विषय में, वो ये हो जाता है राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा किया है। आपको पता राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त करके सूक्त है। राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त करके जो सूक्त होता है, ये तो एक नेशनल पॉलिसी कैसे होना चाहिए, राष्ट्र कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में हमारा दृष्टिकोण बताते हैं। और भारत को अथवा अपने जो राष्ट्र, उस समय तो भारत करके ऐसा नहीं है, पूरे विश्वम भवत्यद्भुतम एकमीडम, यही हमारा संकल्प था। एक चिड़िया के जो घोंसला जैसे पूरे दुनिया तो एक ऐसा होता है। इसमें से अपने अयम पर निजो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो होता है वसुधैव कुटुंबक करके संकल्पना किया, परंतु हमारे फ्लैट में बाजू के इसमें कौन रहता है अपने को पता नहीं रहता है। ये दो थोड़ा परिस्थिति में आ गया। तो इसके बारे में भी ऋषि मुनियों ने अपने बताया। और उसके बाद जो होता है तीसरा जो बात बताया, वैज्ञानिक अंशों के बारे में बताया। अब देख लीजिए, ऐसे तीन अलग अलग प्रकार में हम ये जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को हम देख सकते हैं और हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा, भारत के इतिहास को हमने ऐसे बता सकते हैं कि पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा एक पार्ट होता है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा को हमने दो प्रकार में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट होता है लिटरेरी पार्ट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है नॉन लिटरेरी पार्ट होता है। तो नॉन लिटरेरी पार्ट में जो ऐसे रहता है कि मैं लिटरेरी पार्ट के बारे में बात करूंगा। नॉन लिटरेरी पार्ट जो होता है वो रीजनल जो है, प्रादेशिक रूप में जो विकसित हुआ ज्ञान है, ये है सब होता है। और दूसरा जो रहता है उसमें एक पार्ट होता है कि परंपरा से जो ज्ञान बांटा रहता है मौखिक रूप से। तो मौखिक रूप से जो होता है, कभी कभी कुछ गांव में ऐसा रहता है, कुछ विशेष बीमारी के लिए कोई औषध देता है अथवा किसी विशेष प्रकार के उपकरण बनाया जाता है। ये सब जो है मौखिक की परंपरा है, इसको बाजू में रखिए। आप दूसरे पार्ट में जाइए, लिटरेरी पार्ट में जाइए, उसमें भी दो परंपरा होता है। वो एक सनातन धर्म करके जो बोलता है, ये शब्द जो सुनने के बाद लोगों को लगता है ये तो कुछ अपूर्व ऐसे अथवा आज के दिन में बहुत चर्चित विषय है। सनातन धर्म बोला तो बहुत गलती हो जाता है, परंतु सनातन धर्म कोई गलती नहीं है।